So today we're going to understand what meant by residential status and why it is important for us to know that, right? कि residential status क्या होता है और हमारे लिए वो important क्यों है कि हम क्यों समझे कि residential status का importance क्या है in short. So first of all we'll understand कि भाई हम बेसिक चीजें हमें पता है कि इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, राइट? अगर हमें यहाँ पे इनकम जनरेट होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टैक्स भरते हैं. बट ये हमारा अप फ्रंट आइडिया है, यानी हम ये ऊपर ऊपर से सोचते हैं कि हाँ इसी तरीके से हमें करना होता है. बट कुछ रूल्स रेगुलेशन है, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एक्ट में लिखा हुआ है इनकम टैक्स के, कि इतने लोग हैं, इतने दिन इंडिया में रहे तो उसको रेसिडेंट कंसिडर करेंगे. इससे ज्यादा दिन अगर वो इंडिया के बाहर रहते हैं तो वो नॉन रेसिडेंट कंसिडर होगा. अब जब वो रेसिडेंट है तो उसके लिए टैक्स अलग यानी उसको कुछ कुछ चीजों पे टैक्स भरना है, कुछ चीजों पे टैक्स नहीं भरना. नॉन रेसिडेंट है तो कुछ चीजों पे उसको टैक्स भरना है, कुछ चीजों पे उसके टैक्स नहीं भरना. तो ऐसी ही चीजें हैं, ऐसे कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कौन नॉन रेसिडेंट कंसिडर होगा, कौन रेसिडेंट कंसिडर होगा. प्लस जब भी हम रेसिडेंशियल स्टेटस देखते हैं तो रेसिडेंशियल स्टेटस देखते वक्त हम पर्सन जो है, यानी पर्सन यानी वो इंडिविजुअल है, यानी कि मैं हूँ, तुम हो, इंसान जिसे हम बोलते हैं वो है, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी ऐसे बिजनेसेस जो तुम फैमिली के साथ, फैमिली रन बिजनेसेस होते हैं जिसमें कर्ता होता है और बाकी के को पार्टनर्स होते हैं, यानी बाकी के अदर फैमिली मेंबर्स होते हैं. उनके लिए कितने स्टेटस है, तो तीन अलग अलग टाइप के रेसिडेंशियल स्टेटस है. सबसे पहला है ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया. सी, रेसिडेंट के भी दो सब पार्ट्स हैं. जैसे हमने बोला कि एक रेसिडेंट और दूसरा नॉन रेसिडेंट यानी एनआरआई. ठीक है, तो रेसिडेंट के दो पार्ट, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी. ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी के अलग क्राइटेरिया है, नॉट ऑर्डिनरी के अलग क्राइटेरिया है, वो हम वन बाय वन देखेंगे. सो for individual and Hindu undivided families, we have three parts. Ordinary resident in India, resident but not ordinarily resident, and non-resident in India. When it comes to firm, company, local authorities, artificial person, association of persons या body of individuals, अगर ये लोग हैं तो उनके लिए या तो रेसिडेंट होता है या तो नॉन रेसिडेंट होता है. उनके लिए रेसिडेंट के दो अलग अलग क्राइटेरिया नहीं होते कि भाई चलो ये ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, ऐसा उनमें बाइफिकेशन नहीं है. सो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो भी असेसी है, असेसी यानी जो टैक्स पेयर है, ठीक है, वो ये इसमें फॉल होता है या इसमें फॉल होता है. देन रेसिडेंशियल स्टेटस जो है, ठीक है, वो किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट वेदर सच इंडिविजुअल इज रेसिडेंट इन इंडिया और नॉट. अगर हम इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करते हैं, इंडिविजुअल यानी हम जो इंसान है उसका अगर रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या वो रेसिडेंट था या नहीं था, हमें ये आइडेंटिफाई करना है. आप अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि रेसिडेंट यानी क्या, तो उसमें आएंगे पीछे क्राइटेरिया. अगर वो रेसिडेंट है देन विल गो फॉर स्टेप 2. इफ सच इंडिविजुअल इज रेसिडेंट इन इंडिया देन फाइंड आउट वेदर ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया. अगर रेसिडेंट निकला तो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि वंस अगेन ऑर्डिनरी है तो कुछ तो सारी चीजें उसके लिए टैक्सेबल हो जाती है, बट नॉन ऑर्डिनरी है तो कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो उसके लिए टैक्सेबल नहीं रहेगी. ठीक है, वो भी हम बाद में देखेंगे. और अगर नॉन रेसिडेंट निकला तो कुछ नहीं, फिर खत्म. ठीक है, फिर आगे हमें कुछ नॉन रेसिडेंट में कोई पार्ट्स नहीं है. सो नाउ हु इज रेसिडेंट. ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल हम किसे कहेंगे, हमने जैसे देखा कि स्टेप 1 जो है तुम्हारा दैट शोज कि भाई वो रेसिडेंट है या नहीं, वो हमें देखना है. और स्टेप 2 में फिर हम आगे देखेंगे. तो रेसिडेंट है या नहीं वो कैसे पता चलेगा, तो हमें यहाँ पे डेज काउंट करने होते हैं, दिन गिनने होते हैं, राइट. An individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfies at least one of the following conditions. जो भी इंडिविजुअल है उसे हम रेसिडेंट कंसीडर करेंगे इंडिया में अगर नीचे में से वो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो. ठीक है,
तो यहाँ पे तुमको जो कंडीशंस दिया है वो दो पार्ट में है। सबसे पहला जो है वो ये है कि ही और शी, he is in India in the previous year for the period of 182 days or more। कि यानी सबसे पहली कंडीशन क्या है, तो वो इंडिया में होना चाहिए प्रीवियस ईयर के अंदर, यानी जिस साल का हम टैक्स गिन रहे हैं उस साल का। तो फॉर एग्जाम्पल अभी हम टैक्स टैक्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो कौन से ईयर का करेंगे, या असेस करेंगे तो कौन से ईयर का करेंगे, तो हम भाई पिछले साल का करेंगे, राइट, 2021 का, क्योंकि मार्च 21 में पिछला साल खत्म हो गया 31 मार्च को। तो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, तो 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 इज आर प्रीवियस ईयर। तो ये प्रीवियस ईयर में अगर वो यहाँ पे 182 डेज या उससे ज्यादा रहा है तो वो क्या माना जाएगा, यहाँ पे रेसिडेंट माना जाएगा। ये उसकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, तो दूसरी कंडीशन है ही इज इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 60 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and 365 days or more during 4 years immediately preceding the previous year। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने जैसी चीज है, हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रीवियस ईयर में 182 दिन यानी 182 डेज वो इंडिया में रहे तो चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि दो कंडीशन में से कोई भी एक फॉलो होगा तो चलेगा, यानी ये पहली कंडीशन है और ये तुम्हारी दूसरी कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर 182 डेज वो यहाँ पे रह गया है उससे ज्यादा प्रीवियस ईयर में तो खत्म, फिर दूसरा नहीं देखोगे तो भी चलेगा। बट इन केस ऐसा होता है कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुम दूसरा कंडीशन देख सकते हो। अब दूसरे कंडीशन में दो क्राइटेरिया है, दोनों ही फुलफिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि भाई ही इज इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 60 days और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। चलो 182 डेज नहीं है तो वो तो खत्म हो गया, बट 60 दिन तो है या नहीं है, तो तुम बोलते हो हाँ है, 60 डेज रहा था वो पिछले साल, तो हाँ ये तो देखना ही है। इसके अलावा एंड लिखा है, एंड यानी इसके साथ साथ तुमको और क्या चाहिए, तो पिछले के पिछले जो 4 साल है यानी 2021, 2020 एंड 21 के अलावा आगे के जो पिछले साल है चार, वो 4 साल के मिला के टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा उसको क्या करना है, इंडिया में रहना है। यानी कि इसके पीछे के साल कौन से हुए, 1920, 1819, फिर 1718 एंड 1617, ये 4 साल मिला के तुम्हारे 365 डेज। और उसके बाद का जो साल है यानी कि 2020 21 जो है, ठीक है, 2020-21 जो है उसमें तुमको 60 डेज इतना तुम्हारा होना चाहिए, तो दूसरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। आप बोलोगे मैम 60 डेज तो है प्रीवियस ईयर में, पर पिछले साल में, पिछले 4 साल, उसके पहले के 4 साल जो है उसमें 365 डेज नहीं हो रहा है, तो फिर वो रेसिडेंट नहीं है। क्योंकि सेकंड कंडीशन में अगर तुमको फुलफिल करना है तो दोनों ही फुलफिल करना पड़ेगा। फर्स्ट में एक ही चीज सिंगल है, तो या तो ये एक सिंगल या तो ये दोनों। ठीक है, अगर ये सिर्फ हुआ तो फिर ये नहीं होगा तो चलेगा। यहाँ पे क्लियर, तो ये है रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अब यहाँ पे तुमको एक्सेप्शन दिया हुआ है कि भाई ये जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शन यानी छूट छाट दी हुई होती है कि ऐसे लोग हैं उनके ये क्राइटेरिया नहीं होगा तो चलेगा, तो वो पढ़ लेते हैं पहले। There are certain exceptions to basic condition 2 where instead of 60 days 182 days will be considered while determining the residential status of following person। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन जो है उसमें 60 डेज था, ये कुछ कुछ लोगों के लिए 182 डेज है। यानी कि हम इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं कि उनके लिए सेकंड कंडीशन मायने ही नहीं रखता, पहला कंडीशन 182 डेज है तो यहाँ पे भी प्रीवियस में 182 डेज ही गिनेंगे, तो ये नहीं मायने होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, एन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, यानी कि कोई भी इंडिया का ऐसा सिटीजन है जो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया के बाहर जाता है, या इंडियन सिटीजन है जो इंडिया को छोड़ के जाता है प्रीवियस ईयर में एज अ इंडियन शिप क्रू मेंबर, यानी इंडियन शिप में क्रू मेंबर की तरह जा रहा है, या इंडियन सिटीजन है या पर्सन है इंडियन ओरिजिन का है बट वो इंडिया में विजिट करने आया है प्रीवियस ईयर में। अगर ये तीन क्राइटेरिया में फॉलो हो रहा है
तो हम एकदम शॉर्ट में समझे तो उसको सेकंड कंडीशन नहीं फुलफिल करना, उसको फर्स्ट कंपलसरी फुलफिल करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि 182 डेज ही यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है। जब ये 182 डेज है, ये भी 182 डेज है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर ये 365 हो या ना हो, तुम्हारी पहली कंडीशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती है। और यहाँ पे जो क्या बोला है, दोनों में से कोई भी एक, तो अल्टीमेटली तुम्हारी पहली कंडीशन फुलफिल होगी, तो ही तुम्हारे ये 3 क्राइटेरिया वाले लोग इंडिया के रेसिडेंट माने जाएंगे। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाता है, मायने नहीं रखता सेकंड कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन ही क्या हो गया तुम्हारा, अगर हुआ फुलफिल तो ही। 182 डेज से कम है तो ये भी तुम्हारा आधा क्राइटेरिया खत्म हो जाएगा, फिर ये करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता। यानी इन 3 लोगों के लिए सेकंड कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बी हो या ना हो, ए एंड 1 दोनों सेम है। अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे उसने ऐसा बोला है, कंसीडर कंडीशंस टू बी टेस्टेड व्हेन अ रेसिडेंशियल इंडिविजुअल इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। यानी हमें वेदर वी नीड टू चेक दैट, ठीक है, कि भाई रेसिडेंट हो गया। नॉन रेसिडेंट हुआ तो फिर आगे नहीं बढ़ना है, तो फिर हमें लिख देना है कि भाई ये एसएससी जो है वो नॉन रेसिडेंट है। बट अगर तुम्हारा पर्सन जो है वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में तुमको 2 कंडीशंस लिखनी है। He must be in resident in India at least 2 out of 10 previous years immediately preceding the relevant previous year. कि वे पिछले 10 साल में से 2 साल वो क्या होना चाहिए, तो वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो क्या कंसिडर नहीं होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कंसिडर होगा नहीं। और दूसरी कंडीशन जो है वो है, he has been in India for a period of 730 to 30 days or more during 7 previous years immediately preceding relevant previous year. दूसरी कंडीशन तुम्हारी ये है कि भाई पिछले जो तुम्हारे प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी पिछले से पिछले 7 साल जो है, ठीक है, उसमें तुमको 730 डेज क्या करना है, इंडिया में रहना है, तो ही तुम क्या माने जाओगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने जाओगे, ठीक है। यानी 2 कंडीशन हो गई यहाँ पे तुम्हारी। कंडीशन 1 क्या है, तुम्हारे पिछले से पिछले 10 साल जो है, ठीक है, उसमें तुमको कोई भी 2 साल रेसिडेंट होना जरूरी है। प्लस दूसरा तुम्हारा कंडीशन क्या है, यानी ये भी तुमको फॉलो करना पड़ेगा कि पिछले से पिछले 7 साल जो है उसमें टोटल तुमको कितने दिन इंडिया में रहना है, 730 डेज। अगर ये कंडीशंस तुम्हारी फुलफिल होती है तो ही तुम क्या माने जाओगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया माने जाओगे। अदरवाइज अगर तुम रेसिडेंट हो भी और तुम्हारी ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो तुम क्या माने जाओगे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, फुलफिलमेंट ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर इंडिविजुअल, राइट। तो वापस हम एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले तुमको क्या चेक करना है, रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है इंडिविजुअल का, कि चाहे वो रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है। अगर रेसिडेंट है तो स्टेप 2 पे जाएंगे, नॉन रेसिडेंट है तो स्टेप 2 पे जाने की बारी आएगी ही नहीं। स्टेप 2 पे तब जाएंगे जब रेसिडेंट है, देन विल फाइंड आउट कि ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी है, ठीक है। फिर वापस हम देखेंगे यहाँ पे कि रेसिडेंट के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो पिछले साल में, ठीक है, यानी अभी ये 2021-22 चल रहा है, बट हमें 2021 का देखना है कि, और एग्जाम में 2021 ही आपका प्रीवियस ईयर होगा, क्योंकि अभी वो ही प्रीवियस ईयर है, राइट। तो तुमको क्या देखना है कि भाई 2021 में 182 डेज वो यहाँ पर था या नहीं था, यानी उतने या उससे ज्यादा दिन। अगर वो यहाँ पर था तो ठीक है, नहीं था तो हम दूसरी कंडीशन पे आएंगे। पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो दूसरे में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि कोई भी एक फॉलो होगा तो चलेगा। तो पहली अगर तुम्हारी फॉलो हो गई तो दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बोला है एटलीस्ट 1। तो दूसरी कंडीशन पे जाएंगे, अगर पहली फुलफिल नहीं हुई है तो 60 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और उसके आगे के जो 4 साल है, यानी 16 से लेके 20 तक के, ठीक है, वहां पे हम क्या देखेंगे कि 365 डेज वो यहाँ पे इंडिया में रहा है या नहीं रहा। बट यहाँ पे दोनों का प्लस, यानी ये भी होना चाहिए पिछले साल में 60 और उसके पिछले 4 साल में 365, तो ही वो रेसिडेंट कंसिडर होगा। दोनों में से यानी 1 या 2 में से कोई भी एक फुलफिल होगा तो
चलेगा। 3 ऐसे अलग अलग इंडिविजुअल है जिनको पहली कंपलसरी फॉलो करनी है, दूसरी नहीं करोगे तो चलेगा, यानी दूसरी में आधी हो ही जाती है अल्टीमेटली, फिर ये नहीं होगा तो ये तो हो ही जाती है, राइट। तो वो लोग कौन से हैं? तो भाई इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया के बाहर गए हुए हैं, इंडियन शिप में क्रू मेंबर की तरह वो वर्क करने के लिए लीव किया है उन्होंने प्रीवियस ईयर में इंडिया को, यानी दे लेफ्ट इंडिया, राइट। एंड थर्ड जो है वो इंडियन ओरिजिन का है और पिछले साल में यानी प्रीवियस ईयर में इंडिया को विजिट करने आया है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में तुमको 182 डेज वाला क्राइटेरिया कंपलसरी फुलफिल करना है। कंडीशन नंबर या स्टेप नंबर 2 आ जाता है, अगर रेसिडेंट हो तो सेकंड स्टेज जो है वो तुमको या सेकंड स्टेप जो है वो तुमको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें 2 कंडीशन है, इसमें प्रीवियस टू प्रीवियस देखना है, राइट, यानी प्रीवियस ईयर को इग्नोर करना है, उसके पीछे के 10 साल में कोई भी 2 साल वो क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। अब वो रेसिडेंट गिनने के लिए हमें रेसिडेंट वाला देखना पड़ेगा 182 डेज था या नहीं था, सम करेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी हमें नेक्स्ट लेक्चर में आएगी। और कंडीशन नंबर 2 जो है उसमें हमें प्रीवियस टू प्रीसीडिंग टू प्रीवियस यानी पिछले से पिछले 7 साल जो है, पिछला साल नहीं देखना है, उसके आगे के 7 साल जो है वो देखने हैं, यानी हम अभी और भी 16 से भी ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो उसमें टोटल 730 डेज तुमको यहाँ पे रहना है, यानी जब भी हम ये वाला स्टेप करते हैं उसमें पहले साल पहला स्टेप तो आएगा ही वो 182 डेज, 60 डेज एंड 365 डेज, फिर वो फुलफिल होने के बाद हम ये 2 चीजें को वेरीफाई करेंगे। अब ये तुमको सम तब भी आएंगे जब तुमको एक क्राइटेरिया याद रहेंगे, तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि 182 डेज ये नहीं होता है तो 60 एंड 365 डेज, इन तीनों के केस में कंपलसरी 182 डेज। फिर अगर तुम रेसिडेंट हो गए तो कंडीशन 1 एंड 2 तुमको चेक करना पड़ेगा, 2/10 प्रीसीडिंग टू प्रीवियस, 730 डेज, 7 years इन प्रीसीडिंग टू प्रीवियस। इतना आ गया तो रेसिडेंशियल स्टेटस कहीं पे भी पूछेंगे तो तुमको एटलीस्ट आइडेंटिफाई करना आएगा कि रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अब भी सिर्फ हमने जो डिस्कस किया है जो इम्पोर्टेंट है वो है अपने कंडीशंस और कितने दिन हमको फॉलो करना है ये। तो आज हम यहाँ पे इसे स्टॉप करेंगे।